नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध हथियारों के तस्करी से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। स्पेशल सेल की टीम ने अपराधी रामकिशन को गिरफ्तार किया है। बिहार के भोजपुर का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है रामकिशन उर्फ मास्टर, जिसके पास से 5 अवैध और अत्याधुनिक पिस्टल्स बरामद किए गए हैं। 200 कारतूस की बरामदगी भी इसके शख्स के पास से की गई है। तस्वीरें आपके सामने, जहां हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई बड़ी सामने आई है। अपराधी रामकिशन की गिरफ्तारी, जिसकी तलाश काफी वक्त से की जा रही थी। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में यह शख्स इससे पहले भी जेल जा चुका है। और सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, ये शख्स जिसके पास से हथियारों की बरामदगी की गई है, इस शख्स को लेकर और क्या जानकारी सामने आ रही है? तो बड़ी खबर की जानकारी दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाते चले। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। स्पेशल सेल की टीम ने अपराधी रामकिशन को गिरफ्तार किया है। सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शंकर, क्या जानकारी मिल रही है? इस शख्स की गिरफ्तारी को कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इस वक्त देखा जाता हुआ? तो लगता है संपर्क टूट गया है सहयोगी से, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि 5 अवैध और आधुनिक पिस्टल की जब्ती की गई है। 200 कारतूस इस शख्स के पास से बरामद किए गए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। शंकर आनंद, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? और अगली खबर नालंदा के बिहार शरीफ से, जहां पर मरीज को बंधक बना लिया जाता है। जी हां, जिस अस्पताल में ये मरीज ठीक होने के लिए पहुंचा, वहां पर इनको बंधक बना लिया गया। 73,000 रुपए की डिमांड की गई और 73,000 रुपए देने के बावजूद बिल नहीं सौंपा गया परिजनों को, जिसे लेकर परिजनों ने नाराजगी भी जाहिर की है। तस्वीरें आपके सामने नालंदा के बिहार शरीफ से, जहां पर मामला दीपनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मां शीतला हॉस्पिटल, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त, इस हॉस्पिटल में मरीज को बंधक बनाने का आरोप लगा है। मरीज को टाइफाइड था, जिसके बाद उसे मां शीतला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आईसीयू में भर्ती के नाम पर सादे कागज पर 1,10,000 रुपए का बिल बना दिया गया। परिजनों ने 2 किश्तों में 73,000 रुपए का भुगतान भी किया है, लेकिन जब बिल की मांग की गई तो बिल नहीं सौंपा गया। डॉक्टरों ने ना तो बिल दिया और ना ही मरीज को छोड़ने को ही ये लोग तैयार थे। आखिरकार पुलिस ने मरीज को यहां से मुक्त कराया है। खबर मीडिया में आने के बाद डॉक्टर और कर्मचारी दोनों ही अस्पताल छोड़कर फरार हो चुके हैं। वो हमको लड़की 3 दिन बेहोश रहा था उसको। अच्छा, कितना पैसा लगता तरह से? 40,000 और 28,000। मांगा 40,000 दे के मांग रहा था 80,000। तो कई सारा में एकदम कान कान के गोड़ पर खाना न पीना के चलते न ऐसे गोड़ पर। हाँ, 2 गो पुर्जा इतनी गो दिलखिन हलिया ले हम साथ तो पागल के नाम लिखल हला ना कुछ ना, ऐसे खाली हले बोले सादा कागज पर। हाँ, इतनी गो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब कुछ ही कहा पुर्जा मांगल था? पुर्जा मांगली तो बोल जे बिलवा जमा करो तने देंगे या पैसा लेके आओ। आदमी कर दिया, कल ही छुट्टी था पैसा के चलते में आज ही लेट हो गया इतना देर। और देखिए, अब विधायक जी के शर्मनाक करतूत की तस्वीरें भी दिखाएंगे और अब उनकी सफाई सामने आ चुकी है। तेजस राजधानी ट्रेन से दिल्ली पहुंचे जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल, जिनका विवादों से गहरा और पुराना नाता रहा है, उन्होंने
अपनी करतूत पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका पेट खराब था और इस वजह से जल्दबाजी में उनसे गलती हो गई। सहयोगी अमितेश ने उनसे दिल्ली में बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है जरा सुनिए। बात करते हैं जेडीयू विधायक गोपाल मंडल से। गोपाल मंडल जी, कल आप तेजस राजधानी से दिल्ली आ रहे थे, पटना से दिल्ली आने के क्रम में जो कंट्रोवर्सी हुई है उस पर आपका क्या कहना है? सच्चाई क्या थी? कहा जा रहा है कि आप अंडरवियर बनियान में घूम रहे थे। ये बात सच्चाई है। हम जब वेटिंग रूम में थे, पहले तो 2 बार डेरा में लेटरिन गए, वेटिंग रूम में थे, वेटिंग रूम में 1 बार गए तो हम सोचे ठीक हो गए। उसके बाद फिर जब ट्रेन पर चढ़े ना, कुछ ही देर के बाद खुलने के बाद हमको लेटरिन लग गई ऐसा कि एक अब लगा कि लेटरिन कपड़े में हो जाएगा, फटाफट खोले। हमारा कोनो थी जंघिया जो था ना, छोटा नहीं था, बड़ा जंघिया था, गंजी बड़ा था, इससे झपा गया। तो उसमें हम तेज़ी से हम सोचे लेटरिन कर लें। जा रहे थे, एक लड़के ने हमारा हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हैं नंगा होके? यहाँ पर बहू बेटियाँ रहती है। अब रहती भाई 60 साल हमारा उम्र है, हमें MLA है, हमको जाने दो, पैखाना करेंगे, चले आएंगे। गमछी नहीं लपेट सके, गमछी हमारी धोना पर था, नहीं लपेट सके। उसके बाद हम बढ़ गए, लेटरिन करके तब हम आए तो उनसे पूछे आप कौन हैं? बोला आम पब्लिक है। तो आम पब्लिक हमारा हाथ क्यों पकड़े? हम MLA बोले ना, हैं? उसका मार्क्स हटाए तब हमको धोपने लगे, डांटने लगे, ऐसा करना चाहिए बताओ, ये बोले। और उसके मुंह से दारू का बू आ रहा था। हम तब हमारा समर्थक जुट गया, उसको तब हम डांटे डपटे, पुलिस कॉन्फ्रेंस करेंगे और FIR कर देंगे। कर दीजिए, यही बतवा हुआ। होने के बाद अब फिर तब पुलिस आई, पुलिस ने हमारा बयान, उनका बयान, दोनों का बयान लिया। बयान लेने के बाद फिर दूर के थाने में पता नहीं सोए हुए थे, तब फिर आने के बाद उन्होंने बयान लिया पूरी तरह। हमके लिए मामला यही है, 60 साल हमारा उम्र होता है, 4 बार मैंने MLA बन चुका हूँ और हम सब आदमी हैं, ऐसा नहीं है। शौक़ था हमको, कोनो गर्मी का टाइम था, जंघिया और गंजी में टहलते। अब विशेष परिस्थिति में दौड़ के लेटरिन चला गया। इसी बात कोई महिला नहीं थी, कहीं कोई महिला थी ही नहीं, कोई महिला। ये कहना है कि उन लोगों का कि वहाँ पर महिला भी थी, और दूसरा आपने गाली गलौज किया जिन लोगों ने आपसे बात की, जिस लड़के ने आपका हाथ पकड़ा जैसा आप कह रहे हैं, तो आपने वहाँ पर गाली गलौज भी की। हम चोट्टा फोट्टा बोले उनको, बेतमीजी से बात करते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया, चोट्टा कहेगा, तब तक तो पकड़ने वाला पकड़ लिया, उनको भी पकड़ा, हमको भी पकड़ा। ना मारपीट हुई है, न ऐसा कोनो बात हुआ है। ये उन्होंने पत्रकार को फ़ोन करके, सबको फ़ोन करके बताया। हम तो छोटी मोटी बात में उलझना नहीं चाहते हैं। आपके समर्थकों की तरफ से क्या कहा गया वहाँ पर जब आपका हाथ पकड़ा? उसके बाद समझाया उनको, ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। उसके बाद उसके बगल में बैठ के, बाबू ऐसे क्यों करते हो? अरे हमारा तुम बेटा के समान हो, ऐसे मत करो। और हमने हाथ जोड़ लिया, अगर गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दो। जो घटना हुई उसके लिए आप माफ़ी मांगते हैं कि जो हुआ उससे गलती हो हमसे, हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लिए, हमको बाबू माफ़ कर दो, हम जान के ऐसा नहीं किया। अभी आपको क्या लगता है, उस घटना पर आपको खेद है, अफसोस है जो हुआ रात? वैसा एक MLA आपके साथ नहीं होना चाहिए था। सोच है कि आम पब्लिक से झंझट हो जाना शर्मनाक बात है। आप उसके लिए खेद व्यक्त करेंगे? खेद व्यक्त कर रहे हैं, खेद व्यक्त कर रहे हैं, अफसोस है हमको। तो देखिए, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की तरफ से ये सफाई उस वक्त आई है जब वो तेजस राजधानी एक्सप्रेस से पटना से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। A1 कोच में सफर करते वक्त उन्होंने न मर्यादा का ख्याल रखा। हालांकि अब उनकी सफाई जरूर आ रही है कि उस वक्त वो जल्दबाजी में थे और इस वजह से इस पर उन्हें खेद है। लेकिन सवाल यही उठता है कि एक विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते शिष्टाचार क्या कहती है, आचरण कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि के तौर पर, विधायक के तौर पर इस बात का भान उन्हें बिल्कुल नहीं रहा। ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और आपत्तिजनक स्थिति में आवाजाही करने पर वहां पर लोगों ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की। विधायक ने समर्थक इस पर हंगामा करने लगते हैं। हालांकि बक्सर और मुगलसराय के भी जब ये घटना हुई तो हंगामे के बाद मुगलसराय से RPF और GRP की टीम वहां पर पहुंची और इस हंगामे को शांत कराया गया। और बालू माफियाओं से साठ गांठ के आरोप में निलंबित पालीगंज के DSP तनवीर अहमद
जिनके 2 ठिकानों पर कल दिन भर छापेमारी की गई। छापेमारी में जिन कागजातों को बरामद किया गया है, अब उन कागजातों की आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जांच की जा रही है। तस्वीरें भी आपके सामने, जिनमें अब वो कागजात जिनकी बरामदगी हुई है उसकी जांच पड़ताल की जाती हुई। टीएसपी के ठिकानों पर छापेमारी कर आर्थिक अपराध इकाई ने जिन कागजातों को बरामद किया है उसमें बड़ी संपत्ति शामिल बताई जा रही है। ईओयू ने तनवीर अहमद के पटना और बेतिया के ठिकानों पर यह जांच की थी, छापेमारी की और 5 बड़ी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज को जब्त किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। अवैध बालू उत्खनन में कार्रवाई की जद में आया है। पालीगंज के पूर्व डीएसपी तनवीर अहमद के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई आज भी जांच कर रही है। उनके आवास से जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं, आर्थिक अपराध इकाई की टीम उन दस्तावेजों को आज भी खंगालने में जुटी हुई है। निश्चित तौर पर आर्थिक अपराध इकाई के जो अधिकारी हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं जो कागजात जब्त किए गए हैं उनका बारीकी से अध्ययन करना जरूरी है। जो अब तक जानकारी मिल पाई है आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों द्वारा, उसके अनुसार कुल 5 संपत्तियों का पता चला है तनवीर अहमद के, जिसमें बेतिया और पटना में 3 मकान और फ्लैट के अलावा जो 2 कृषि योग्य भूमि है उसके दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 1 करोड़ रुपए के शेयर के कागजात भी जब्त होने की जानकारी आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों ने दी है। साथ ही LIC में जो निवेश किए गए हैं उससे संबंधित कागजात, कुछ दूसरी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके भी कागजात मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तनवीर अहमद ने खुद के अलावा अपनी पत्नी और अपने भाई के नाम से संपत्तियां खरीदी हैं, यानी संयुक्त स्वामित्व से संबंधित कागजात भी जब्त किए गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों की माने तो पब्लिक डोमेन में बात आ जाने के बाद बालू कांड में फंसे जो अफसर हैं वो काफ़ी सतर्क हो गए हैं और उन्होंने अपनी काफ़ी संपत्ति को इधर से उधर किया है। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने इसे चुनौती के रूप में लिया है और आने वाले दिनों में सभी छिपाई गई संपत्तियों को भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम खोज निकालेगी, ऐसा दावा अधिकारियों का कहना है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई ने राज्य सरकार के निर्देश के बाद अवैध बालू उत्खनन कांड में फंसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है आय से अधिक संपत्ति मामले में, वैसे में इन अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कई अफसर अभी भी राडार पर हैं और उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई होनी तय है। इस बात की जानकारी ईओयू के सूत्रों ने न्यूज़ 18 को दी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात दरभंगा एयरपोर्ट की, जो नए नए कीर्तिमान अपने नाम करता जा रहा है। जी हां, कम वक्त में यहां से यात्रियों की आवाजाही पटना यानी कि राजधानी पटना से ज्यादा एक दिन में औसतन नजर आ रही है और इस वजह से यहां से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। यात्रा करने वाले लोगों को सुविधाओं के मद्देनजर अब यहां पर बेहतर व्यवस्थाओं के जिक्र सामने आते हुए दरभंगा एयरपोर्ट ने प्रति विमान औसत बुकिंग में पटना एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है। पटना में एक विमान में जहां औसतन 110 से 125 यात्रियों की आवाजाही हो रही है, वहीं दरभंगा में औसतन 150 यात्रियों की आवाजाही हो रही है। 1 सितंबर को दरभंगा आने जाने वाले 10 विमानों में 1440 यात्रियों ने बुकिंग कराई। वहीं पटना एयरपोर्ट से अगर इसकी तुलना की जाए तो पटना एयरपोर्ट पर 66 विमानों में 8755 यात्री पहुंचते हैं। 2 सितंबर को दरभंगा हवाई अड्डे पर 14 उड़ानों में आगमन और प्रस्थान करने वाले यात्रियों की कुल संख्या 1708 रही। वहीं 2 सितंबर को यात्रियों की आवाजाही 4 लाख से अधिक हो गई। दरभंगा से अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और कोलकाता के साथ मुंबई के लिए उड़ान सेवा शुरू हुई है। से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। बिहार में हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए दरभंगा एयरपोर्ट धीरे धीरे काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है और यही कारण है कि दरभंगा एयरपोर्ट ने प्रति विमान औसतन बुकिंग के मामले में पटना एयरपोर्ट को पीछे छोड़ दिया है। राजधानी पटना के एक विमान में जहां औसतन 110 से 125 यात्रियों की आवाजाही हो रही है, वहीं दरभंगा में यह आंकड़ा 150 के आसपास पहुंच गया है। यह इस बात को साबित करता है कि उत्तर बिहार के लोग पटना के बजाय दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यह स्थिति तब है जब अभी दरभंगा से मात्र 10 जोड़ी विमानों की आवाजाही ही होती है। यह बात अलग है कि किसी दिन यह संख्या 12 विमानों की आवाजाही के रूप में तब्दील हो जाती है। फिलहाल दरभंगा से मात्र 2 विमानन कंपनियों स्पाइस जेट और इसके अलावा इंडिगो ने अपनी सेवाएं दी हैं।
अभी यहाँ से अहमदाबाद के अलावा कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई के लिए उड़ानें उपलब्ध हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से दरभंगा एयरपोर्ट अपनी लोकप्रियता हासिल कर रहा है, वैसे में बिहार के छोटे शहरों में एयरपोर्ट के विकास की संभावनाओं को बल मिला है। नागर विमानन मंत्रालय भी दरभंगा एयरपोर्ट की लोकप्रियता को लेकर जिस तरीके से रिस्पांस मिला है, उससे काफ़ी उत्साहित नजर आ रहा है। और यही कारण है कि राज्य में अन्य एयरपोर्ट के विकास की दिशा में भी जो ये मंत्रालय है उसने पहल की है। अभी हाल ही में नागर विमानन जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था और इस पत्र में इस बात की चर्चा की गई है कि पूर्णिया हवाई अड्डे के लिए 50 एकड़, रक्सौल में 121 एकड़, जबकि मुजफ्फरपुर में हवाई अड्डा के लिए 475 एकड़ जो ज़मीन है उसकी आवश्यकता है। और इस तरह से अगर राज्य सरकार ज़मीन उपलब्ध कराती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बिहार के कई अन्य जिलों में भी एयरपोर्ट खोलने का जो प्रस्ताव है उसको मूर्त रूप दिया जा सकेगा। तो निश्चित तौर पर यह एक सुखद खबर है, खासकर उत्तर बिहार के लिहाज से देखा जाए तो जिस तरीके से दरभंगा एयरपोर्ट में यात्रियों की संख्या और उनका रिस्पांस बढ़ा है, वैसे में दूसरे जिलों में जो हवाई अड्डा है उसके विकास की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात पटना में गंगा के जलस्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी की। जी हां, जैसे ही गंगा के जलस्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिला प्रशासन की तरफ से एहतियाती कदम उठाए जाते हुए और लोगों को गंगा में स्नान करने पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि ये जिला प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं, लेकिन लोग आवाजाही से बाज नहीं आ रहे। इन गंगा घाटों पर तस्वीरें जो हैं वो लोगों की लापरवाही से जुड़ी हुई सामने आती हुई, जिसमें हालांकि जिला प्रशासन ने इस पर स्नान करने पर रोक लगाई हुई है। नहाने के दौरान एक युवक की मौत भी हो गई, जिसके बाद पुलिस लगातार यहां चौकसी बरत रही है। न्यूज़ 18 की भी लोगों से अपील है कि गंगा घाटों पर फिलहाल स्नान करने से बचें। पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में गंगा एक बार फिर से उफान पर है और इस वक्त हम पटना के गांधी घाट पर खड़े हैं, जहां गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। यहाँ जिस तरीके से वाटर लेवल बढ़ा है, निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं लोगों को आगाह कर रहा है कि आप गंगा में स्नान न करें, लेकिन अभी भी लोग मान नहीं रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर घटना भी हो रही है। देखिए, अभी पुलिस की जिप्सी आई है, पुलिस की गाड़ी आई है और लोग यहाँ पर खड़े हैं। दरअसल स्नान करने के क्रम में एक युवक की मौत हो गई है और न्यूज़ 18 बार बार लोगों को आगाह कर रहा है कि राजधानी पटना के वो गंगा घाटों पर आएँ, लेकिन दूर ही रहें घाट से, क्योंकि यहाँ स्नान करना कहीं ना कहीं उनके लिए घातक साबित हो सकता है। और यहीं पर ठीक हमारे सामने जो लोग अभी स्नान कर रहे हैं और एक युवक की खोजबीन कर रहे हैं जिसकी स्नान करने के क्रम में डूबने से मौत हो गई है। तो निश्चित तौर पर ये पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है। और देखिए, लोगों की भीड़ इस वक्त घाट पर इकट्ठी है यहाँ पर। कल भी न्यूज़ 18 ने लोगों को आगाह किया था कि वे बचें, क्योंकि स्नान करने से अपने को नहीं रोकेंगे तो कहीं ना कहीं वे हादसे को निमंत्रण देंगे। पटना जिला प्रशासन ने पटना में गंगा घाटों पर स्नान करने पर साफ तौर पर रोक लगा दी है और लोगों को प्रशासन की बात माननी चाहिए, क्योंकि हर वक्त पुलिस मौजूद नहीं रहती है। अभी पुलिस टीम आई है और फिर वापस चली जाएगी। तो फिलहाल जिस तरीके से पिछले दिनों गंगा शांत पड़ी थी, एक बार फिर से उफान पर है। करंट भी आप देख सकते हैं, जो पानी का करंट है गंगा का, वो पहले से अब ज़्यादा तेज़ हो गया है। यानी कल तक जो गंगा शांत पड़ी हुई थी, एक बार फिर से जिस तरीके से बारिश हुई है राजधानी पटना में, वैसे में न केवल जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, डेंजर लेवल गंगा पार कर गई है कई घाटों पर, बल्कि जो पानी का करंट है उसमें भी तेज़ बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ऐसे में आप अगर गंगा घाटों की तरफ आ रहे हैं तो अपने को सावधानी बरतिए, सतर्क रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप स्नान करते हैं तो निश्चित तौर पर आप खुद की जान को खतरे में डाल रहे हैं। एक सुखद खबर यह है कि पटना के इसी गांधी घाट पर अब शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन गंगा आरती का भी आयोजन किया जाएगा, जहां आप पूरे परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं। और देखिए, अभी भी लोग किस तरीके से खतरनाक तरीके से ड्राइव कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति जो है ये कहीं ना कहीं घातक हो सकती है। आप समझिए परिस्थितियों को और जिला प्रशासन की बात हर हाल में मानिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ।
ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। और चलिए आपको बताते हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी इस हफ्ते की खास खबरें। इथेरियम के को फाउंडर विटालिक बुटेरियन का कहना है कि इथेरियम साल के अंत तक $30,000 तक पहुंच सकता है। पिछले एक साल में इस डिजिटल करेंसी की डिमांड तेजी से बढ़ी है और इसका मार्केट कैप $380 बिलियन को पार कर गया है। विटालिक का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इसकी कीमत मौजूदा स्तरों से कम 10 गुना और बढ़ेगी। इसका मतलब है कि इथेरियम $3 ट्रिलियन के वैल्यूएशन तक पहुंच जाएगा। सूत्रों की माने तो सिटी ग्रुप रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर बिटकॉइन जो है फ्यूचर ट्रेंड करेगा। क्रिप्टो डेरिवेटिव मार्केट को समझने वाले एक सोर्स का कहना है कि बैंक लंदन में अपने डिजिटल एसेट बेस्ड टीम के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है। डिजिटल करेंसी के इन्वेस्टर्स के लिए खास खबर है, कार्डानो सितंबर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा। हाल ही में कार्डानो के क्रिएटर चार्ल्स हॉस्किंसन ने अलोंजो नाम के एक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए एक तारीख तय कर ली। कार्डानो एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका मकसद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हल करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। जैसे कि इसने अपने नेटवर्क पर 5 मिलियन स्टूडेंट की एजुकेशनल प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए इथियोपियन सरकार के साथ पार्टनरशिप की है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ सुगानी, फाउंडर एंड सीईओ क्रिबैको। सर, कार्डानो को लेकर बहुत ज्यादा हाइप है, ये कार्डानो है क्या? कार्डानो जो है ये एक थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर बिटकॉइन था। बिटकॉइन वाज जस्ट यूज्ड टू ट्रांसफर स्टोर वैल्यू कि एक आदमी ने अपना बिटकॉइन किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। देन सेकंड जनरेशन केम इन कॉल्ड इथेरियम। इथेरियम के ऊपर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, डीफाई प्रोटोकॉल्स चलते हैं, NFTs चलते हैं। बट जैसे ही लास्ट 1.5-2 साल के अंदर हम देख रहे हैं मार्केट काफी इंप्रूव हो रहा है, लोग इसमें ज्यादा डीफाई प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। इथेरियम के साथ में स्केलेबिलिटी इशू हो गया, ट्रांजैक्शंस बहुत महंगे हो गए और ट्रांजैक्शन को प्रोसेस होने का जो टाइम था वो भी ज्यादा बढ़ गया। तो कार्डानो इज अ सोल्यूशन। इट इज मोर फास्टर, मोर स्केलेबल एंड इट कैन टेक मोर ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड। बट इसके ये जो फाउंडिंग टीम है कार्डानो की वो सेम है इथेरियम की। विटालिक बुटेरियन के साथ में चार्ल्स हॉस्किंसन और जेरेमी वुड्स थे जो अब अलग होके कार्डानो ब्लॉकचेन बना रहे हैं। और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट कार्डानो का आई थिंक सेकेंड वीक सितंबर में लॉन्च होगा। अभी तक उसके ऊपर कोई भी एक्टिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं जो जिसके ऊपर किसी प्रोजेक्ट ने लॉन्च किया हो। फर्स्ट अभी आएगा सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में और आई थिंक उसी को लेके काफी हाइप हो रहा है। बट आई थिंक अगेन दैट इट इज अ लिटिल लेट टू द मार्केट एंड स्लाइटली ओवरवैल्यूड। इट इज ऑलरेडी नंबर 3। So I think you should not FOMO into it. It's a very good project, no doubt about it. But don't FOMO into it. It's a good project. तो क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट